तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये नया चैप्टर है बिल्कुल आपके लिए। ठीक, जैसे हम लोगों ने अभी तक प्लांट एनाटॉमी पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, जिसमें हम एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल टिश्यूज जो होते हैं जिनसे ऑर्गन्स बनते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं। टिश्यू क्या होता है टिश्यू? ठीक, तो देखिए, एक ऐसा सेल्स का ग्रुप या कह सकते हैं सेल्स का, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता हो, सेम हो, जिनका फंक्शन सेम हो और जिनकी उत्पत्ति भी एक ही जगह से हुई, यानी ओरिजिन भी सेम हो। तो आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स which have similar shape, size and function। और ये फंक्शन कैसा है? कॉमन फंक्शन है, सभी सेल्स का फंक्शन कॉमन है, कॉमन फंक्शन है। और ये सभी सेल्स सेम ओरिजिन से आते हैं, ये कॉमन ओरिजिन से आते हैं, दे कम फ्रॉम कॉमन ओरिजिन। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका सिमिलर शेप, साइज और फंक्शन हो और सभी एक कॉमन ओरिजिन से आते हैं, उनको हम कहते हैं टिश्यू। ठीक, टिश्यू के बाद नेक्स्ट हमारा टर्म आता है ऑर्गन। किसको हम ऑर्गन कहेंगे? ठीक, जब टिश्यूज आपके एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जब आपके सभी टिश्यूज मिलके एक निश्चित अनुपात में, समानुपात में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो वो आपका ऑर्गन बना देते हैं। तो वो आपका ऑर्गन बना देते हैं। ठीक, अब ऑर्गन के बाद हमारी बात आती है ऑर्गन सिस्टम को लेकर। देखिए, ऑर्गन क्या है? जब सभी टिश्यूज मिलके आपका एक स्पेसिफिक पोर्शन में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हार्ट है तो कार्डियक टिश्यू है, ठीक, नर्वस टिश्यूज आपका न्यूरल सिस्टम बनाते हैं। इसी प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? दो या दो से ज्यादा ऑर्गन। अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम की, तो टू और मोर देन टू और मोर देन टू ऑर्गन्स, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स जब एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जब आपके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, अपने फिजिकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन के जरिए दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं या उसको रिजल्ट के रूप में देते हैं, वहां पे ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस टर्म्ड एज ऑर्गन सिस्टम। इसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। टिश्यू क्या है? एक ऐसा ग्रुप सेल्स का
जिसमें सिमिलर शेप है, साइज है और इसका फंक्शन भी कॉमन है और ये सभी एक कॉमन ओरिजिन से प्रोड्यूस होते हैं, इनकी उत्पत्ति होती है। ऑर्गन क्या है? जब आपके टिश्यूज एक निश्चित मात्रा में, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में एक इकट्ठे हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, तो वो ऑर्गन बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन जब कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो फंक्शन जो परफॉर्म होता है उन दो ऑर्गन के आपस में एक दूसरे के फिजिकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होता है। इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये तो हमने टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में आपको बताया, जो कि एक बेसिक टर्म्स हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के टिश्यूज एनिमल सिस्टम में आपको देखने को मिलते हैं और किसको हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं, ये सारी बातें पढ़ेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप। टिश्यूज जो है वो 4 प्रकार के हैं। टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। टिश्यूज आपके 4 प्रकार के हैं। ठीक, पहला टिश्यू ऐसा है जो बॉडी की कवरिंग के लिए है, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू। तो पहला टिश्यू जो है ये प्रोटेक्शन के लिए है, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है, तो इसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, इसको आप एपिथेलियम भी कह सकते हैं और इसको आप एपिथेलियल भी कह सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अब बात आती है दूसरे प्रकार के टिश्यू की। ये टिश्यू ऐसा है जो बॉडी को कनेक्ट करता है और इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। इस प्रकार के टिश्यू को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट to the body parts with each other। एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पैदा करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो टिश्यू हमारे आते हैं, इनको हम कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू। तो मस्क्यूलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये टिश्यू ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्शन और लोकोमोशन में हेल्प करता है। बॉडी के मूवमेंट्स को डेवलप करने वाला अगर कोई टिश्यू है तो उसको हम मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। तो हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। तो दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू। फोर्थ टिश्यू जो है वो बहुत ही इसेंशियल टिश्यू है, जो बॉडी के पूरे कंट्रोल सेंटर को डेवलप करता है। इसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। दिस इज नोन एज नर्वस टिश्यू। इस टिश्यू का काम है बॉडी में नर्व इंपल्स को पैदा करना। नर्व इंपल्स को पैदा करने का काम है नर्वस टिश्यू। जितने भी न्यूरल सिग्नल्स होते हैं तो उसको हमारा नर्वस टिश्यू पैदा करता है, टू प्रोड्यूस नर्व इंपल्स। और नर्व इंपल्स की अगर हम बात करें तो जब हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे और वहीं पे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, जहाँ पे केमिकल के सीक्रेशन हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेशन हो रहा है, उसमें हम नर्वस टिश्यू के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार के टिश्यूज हैं। पहला है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। कनेक्टिव टिश्यू ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ता है, जिसमें टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू आपका नर्व इंपल्स पैदा करता है। तो ये 4 प्रकार के टिश्यूज के अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक, और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हम कहते हैं बाइकेट को। अगर पूछा जाए हिस्टोलॉजी का फादर किसे, जैसे मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है, उसी प्रकार से बाइचेट जो है वो आपके फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोले जाते हैं। ठीक, तो ये आपका एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन है टिश्यूज का, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे आपका एपिथेलियम टिश्यू से।
लोग शुरुआत करने वाले हैं एपिथेलियम टिश्यू से। ठीक, ये एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? तो शुरुआत करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। तो देखिए एपिथेलियम टिश्यू क्या है। देखिए एपिथेलियम टिश्यू को अगर आप दो पार्ट्स में तोड़ दें तो एपी का मतलब होता है अपॉन, एपी का मतलब है अपॉन किसी चीज के ऊपर, और थीलियम का मतलब है यहाँ पे ग्रोथ, थीलियम का मतलब है ग्रोथ। ठीक, तो जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है यानी भ्रूण का जब विकास होता है तो सबसे पहले अगर कोई चीज डेवलप होती है तो वो है एपिथेलियम टिश्यू। ड्यूरिंग एपिथेलियम ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट epithelium originates first। एपिथेलियम सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस टिश्यू में सबसे ज्यादा पावर ऑफ रीजनरेशन है। अगर हम बात करें तो पावर ऑफ रीजनरेशन यहाँ पे सबसे अधिक है। पावर ऑफ रीजनरेशन इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू, इज प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। रीजनरेशन की सबसे ज्यादा पावर इस टिश्यू में देखने को मिलती है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें पावर ऑफ रीजनरेशन यानी फिर से विकास होना, फिर से उत्पत्ति होना बिल्कुल एब्सेंट है या लीस्ट है, तो नर्वस टिश्यू ऐसे हैं जहां पे पावर ऑफ रीजनरेशन लीस्ट है, लीस्ट या एब्सेंट है। नर्वस टिश्यू में पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम है या एब्सेंट है। तो अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा, ठीक, और या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगा। ठीक, तो दो कंडीशन आएंगी, तो या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा या बाहर की जो हमारी परत है, त्वचा है, उसको फेस करेगा। तो ओवरऑल इसका जो उद्देश्य है वो है कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करना। इसका जो काम है एक ये सुरक्षा की दृष्टि से ये पूरी एक लेयर या कवर को बनाता है, पूरी कवर या लेयर को बनाता है। तो या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस करेगा या फिर ये एनवायरनमेंट की तरफ, आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ फेस करेगा। जितने भी एपिथेलियम टिश्यूज हैं ये सभी आपके एपिथेलियम सेल से बनते हैं, और ये सभी एपिथेलियम सेल्स आपके कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, सभी आपस में बहुत ही पास पैक होते हैं, और कॉम्पैक्टली पैक्ड। जितने भी एपिथेलियम सेल्स हैं सभी आपके कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, और जो इनकी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो तीसरा पॉइंट ये आ गया कि जितने भी एपिथेलियम सेल्स हैं सब बहुत पास हैं आपस में, और बहुत ही छोटी इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होती है, आपस में जो
दो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिटिल होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि पावर ऑफ रीजनरेशन होती है इस टिश्यू में, जो कि नर्वस टिश्यू में देखने को नहीं मिलती है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, कोई भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहला टिश्यू जो ग्रो होता है या ओरिजिनेट होता है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। ठीक, तो अगर किसी भी टिश्यू में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं है या बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, तो ऐसे टिश्यूज में ये बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि वहां से कोई वेसल्स, ब्लड वेसल या कोई वेन्स, ठीक, या कोई कैपिलरीज उसको पियर्स कर पाए। तो इसमें आप एक बात और लिख सकते हैं कि ड्यू टू absence of intercellular spaces, due to absence of intercellular spaces, blood vessels, capillaries and veins are not able to pierce का मतलब होता है छेद देना, भेदन करना, ठीक, pierce this tissue। तो इसका मेन रीजन यही है कि चूंकि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, तो ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, वेन्स के अंदर ये ताकत या ये क्षमता नहीं होती है कि वो इस टिश्यू को पियर्स कर सकें। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस बात से एक चीज प्रूफ हो जाती है कि एपिथेलियम टिश्यू में किसी भी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम टिश्यू। ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट in this tissue, is absent in this tissue। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इस टिश्यू में एब्सेंट रहता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जर्मिनल लेयर की, तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनल लेयर। 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर है जहां से हमारे ये टिश्यू ओरिजिनेट होते हैं। तो 3 प्रकार की जर्मिनल लेयर है जहां से एपिथेलियम टिश्यू आपका ओरिजिनेट होता है, और ये तीनों आपकी प्राइमोर्डियल जर्मिनल लेयर है। अगर बात करें तो ये तीनों कैसी हैं? प्राइमोर्डियल, प्राइमरी जर्मिनल लेयर है, प्राइमोर्डियल जर्मिनल लेयर्स है। तो वो तीनों लेयर कौन कौन सी हैं? पहला है एक्टोडर्म, दूसरा है आपका एंडोडर्म, और तीसरा है आपका मीजोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर हैं जहां से आपकी एपिथेलियल टिश्यूज का ओरिजिनेशन होता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।